हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिजियो वाला डॉक्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। ये होता क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी इसकी स्टेजेस होती हैं, किस तरह से इसको डायग्नोस किया जा सकता है, क्या इस चीज़ की एक मेडिकल मैनेजमेंट होगी और हम कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि इस चीज़ के रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सके। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये सबसे कॉमन कैंसर बन चुका है जो कि वुमेन में पाया जाता है और भारत में कम से कम 2 लाख केसेस इसके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और जब ये कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं और 80% ऑफ ट्यूमर्स जो होते हैं वो इन्वेजिव होते हैं। इन्वेजिव का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैंसर फैल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप इसे एक डायग्राम में देख सकते हो, ये होते हैं ब्रेस्ट में निपल, ये आगे इसके डक्ट्स, ये है लोब्यूल्स, दिस इज द चेस्ट वॉल और ये है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। टाइप्स में आ जाता है सबसे पहला और कॉमनेस्ट टाइप, दैट इज इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, यानी कि फैलने वाला कार्सिनोमा जो कि एक मिल्क डक्ट से ही शुरू होता है। फिर आ जाता है इसका लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। लोबुलर से पता लगता है ये लोब से स्टार्ट होता है और ये सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टाइप विच इज डक्टल कार्सिनोमा इन सितु। इन सितु का मतलब होता है कि ये फैलता नहीं है, ये मिल्क डक्ट से शुरू होता है और उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ लेस कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, जिसमें आ जाता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये भी एक इन्वेजिव टाइप ऑफ कैंसर होता है जो कि एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और बाकी कैंसर के मुकाबले जल्दी फैलता है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ये एक रेयर टाइप है और इसमें क्या होता है कि एक रैश से स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट पे ऐसे लगेगा जैसे कोई रैशेज हुए हो। फिर आ जाता है पेजेड डिजीज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें क्या होता है, ये भी एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर है एंड ये स्किन ऑफ निप्पल को अफेक्ट करता है। निप्पल की स्किन खराब करनी शुरू हो जाता है जिससे ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके सब टाइप्स पे। सब टाइप्स क्या होते हैं, इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस होती है ब्रेस्ट कैंसर की जो कि डिपेंड करती है रिसेप्टर सेल के ऊपर। रिसेप्टर सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो कि या तो सेल के अंदर पाया जाता है या उसके सरफेस के ऊपर पाया जाता है और इसमें इतनी एबिलिटी होती है ये या तो अट्रैक्ट या अटैच कर सकता है कुछ सब्सटेंसेस को जो ब्लड में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द हार्मोन्स, जिसमें आ जाते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि कैंसर सेल की डेवलपमेंट में और ज्यादा हेल्प करते हैं। सब टाइप्स के बेसिस के ऊपर ही डिपेंड होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सब टाइप्स में जो आ जाते हैं वो है ER पॉजिटिव यानी कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, PR पॉजिटिव यानी कि प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव, HR पॉजिटिव जिसमें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे, HR नेगेटिव जिसमें कि दोनों ही एब्सेंट होंगे एंड HER2 पॉजिटिव जिसमें कि प्रोटीन का लेवल नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज्यादा हायर होता है। ये तो होगी इसके सब टाइप्स की बात जिसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान होता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। अब स्टेजेस डिपेंड करती है कि कैंसर कौन से टाइप का है, क्या इसका साइज है, कौन सी इसकी लोकेशन है और ये मेटास्टेटिक है कि नहीं, यानी कि ये या तो फैलने वाला है या फिर एक ही जगह पर स्टेबल है या नहीं। सबसे पहले आती है स्टेज 0 विच इज नॉन इन्वेसिव, यानी कि ये कैंसर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता। देन कम्स स्टेज 2। स्टेज 2 जो होती है ये नियर बाय ब्रेस्ट टिश्यू को अफेक्ट करती है जिसमें कि कैंसर सेल नियर बाय टिश्यूज को स्पॉइल करना शुरू हो जाते हैं। देन कम्स योर स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो कैंसर सेल है ये मल्टीप्लाई होकर एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं और ये ट्यूमर या तो 2 सेंटीमीटर से कम होगा या फिर ये अंडर आर्म की लिम्फ नोड्स को भी अफेक्ट करना शुरू हो जाता है जिसमें कि ये लार्जर देन 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। देन कम्स योर स्टेज 3। स्टेज 3 का जो कैंसर होता है ये नियर बाय ब्रेस्ट टिश्यू के साथ साथ लिम्फ नोड्स को भी अफेक्ट करना शुरू हो जाता है और इसको एक एडवांस्ड स्टेज में गिना जाता है। देन कम्स योर स्टेज 4। स्टेज 4 जो होती है ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि ना कि सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू बल्कि ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जैसे कि ब्रेन सेल्स हो गए, लंग्स हो गए, लीवर हो गया और बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है।
अब किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं कुछ ना कुछ। वो क्या होंगे कि ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, या तो वो एरिया कुछ हार्ड लगना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि उस एरिया में एक लंप सा महसूस हो, यानी कि एक उभरा हुआ सा पोर्शन हाथ लगाने पे महसूस हो जो नॉर्मली नहीं होता। उसके अलावा ब्रेस्ट के साइज में चेंजेस आ सकते हैं। देन इट इज जो निप्पल है उसमें से या तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्लडी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, या फिर एक क्लियर फ्लूइड सा डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और जो ब्रेस्ट है उसके अराउंड कुछ हार्डन्ड एरिया फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि इंडिकेट करते हैं कि मे बी कैंसर की स्टार्टिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज की, यानी कि ये क्यों होता है। या तो किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो, उन पेशेंट्स में चांसेस होते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए और कैंसर होने के चांसेस हो। या तो जेनेटिक हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण ये जीन्स में चीज़ ट्रैवल करती रहती है, एंड देयर आर चांसेस कि वो आगे भी कई जीन्स में ट्रैवल हो और कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई स्मोक बहुत ज़्यादा करता है तो स्मोकिंग भी एक एड ऑन हो जाता है कॉज जो कैंसर कर सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक इज द अदर रीजन। ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो वो भी एक कारण बन सकता है कैंसर। फिर आ जाता है रेडिएशन एक्सपोजर। जो लोग रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, यानी कि चेस्ट एरिया ज़्यादा एक्सपोज होता है, तो देयर आर चांसेस उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिन लोगों ने कराई हुई है उनमें भी चांसेस होते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गए कॉजेज। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिससे पता लगाया जाए कि कैंसर है या फिर नहीं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि ब्रेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ही कुछ अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट कम्स योर मैमोग्राम, ब्रेस्ट की एमआरआई, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट की बायोप्सी। उसके अलावा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं और कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिससे रूल आउट किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट कि इस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, जिसमें कि आ जाते हैं कुछ सर्जरीज की बात करें उसमें आ जाती है मास्टेक्टमी, लंपेक्टमी या फिर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स, जो कि इन कॉम्बिनेशन विद कुछ थेरेपीज होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। ये सब थेरेपीज हेल्पफुल होती हैं एक कैंसर को क्योर करने में। हर एक चीज़ के जिस तरह से साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ थेरेपीज के साइड इफेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं, जिसमें कि आ जाता है एक्सेसिव हेयर फॉल, नौजिया, उल्टी आने का मन करता है पेशेंट का, भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से इसके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, कौन से हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ना हो, जिसमें आ जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड डाइट लेना, अच्छा खाना खाना जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को थोड़ा अवॉइड करना। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज रहेगी, फिजिकल मूवमेंट रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता रहेगा, उतने ही चांसेस प्रॉब्लम होने के कम हो जाते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों को अवॉइड करना चाहिए, और सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर कहीं भी लगता है कि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं ब्रेस्ट में तो उस चीज़ को इग्नोर ना करके पहले ही मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि ये आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम ना हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।